Hello everyone, good morning all of you, and this is Rehabam. Once again, you all are welcome to the online classes for political science. As we were looking into the causes of disintegration of Soviet Union, तो हम अध्ययन कर रहे थे वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत संघ क्यों विभाजन हुआ, क्यों विभाजित हुआ, और इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हालांकि हमने इस टॉपिक को ख़त्म नहीं किया, हम इस पैराग्राफ से आज अध्ययन करेंगे। कुछ कारण हमने पहले देखा कि गोर्बाचेव सुधार का नया नीति वो अपनाया, लेकिन फिर भी गोर्बाचेव, जो हम जानते हैं गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, तो उन्होंने सुधार का नई नई नीति अपनाई, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा ढील देने के कारण हमने कुछ बातों को देखा कि वो हालांकि जो समस्या थी वहाँ पर सोवियत संघ में, उसको डायग्नोस करने के बावजूद और वहाँ पर वो विभाजन की ओर आगे बढ़ गया। हालांकि गोर्बाचेव के सुधार के द्वारा भी वो एकजुट नहीं कर पाए। तो उसी कारण को हम जारी रखते हुए आगे के पैरा को हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर रीजंस or the causes for disintegration of Soviet Union. The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. और गोर्बाचेव विशेष करके जब नई नई नीतियाँ उन्होंने अपनाया सुधार के लिए, और उस समय में सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा ढीला छोड़ दिया, और ये ज़्यादा ढीला छोड़ने की वजह से लोगों को जो आज़ादी या तो फ्रीडम मिला, और बाद में पार्टी को खुद उनकी आज़ादी को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। तो ये ज़्यादा सटीक जवाब इसको माना जा रहा है उसका विभाजन का, कि गोर्बाचेव अपने सुधार के दौरान जो नई नई नीतियाँ उन्होंने ली, और उस नीतियों की वजह से थोड़ा ढील देना पड़ा उनको, सिस्टम को, व्यवस्था को, और जो ढील देने की वजह से उनको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। And there were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. और सोवियत संघ के कुछ लोगों का ये सोचना था कि गोर्बाचेव को थोड़ा और तेज़ गति से सुधार करना चाहिए, वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, ऐसा सोचना था। और इसीलिए लोग काफ़ी उनके नीतियों से निराश हुए और वो धैर्य से बाहर हो गए। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। और ऐसा कहा जाता है जैसे उन लोगों को बहुत कम फ़ायदा हुआ गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स के द्वारा, और या तो हम कहे उन्होंने जैसे सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत धीमी गति से उनका फ़ायदा हो रहा था। एक ग्रुप के लोग ऐसे कहते हैं, एंड अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और दूसरे जो ग्रुप है, दूसरा सेक्शन ऑफ जो ग्रुप है वहाँ पर, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लोग ही हैं। एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, और व्यवस्था में रहे हुए कुछ सदस्य हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के, टू एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्यू, लेकिन इनका जो विचार बिल्कुल अलग है। तो एक प्रकार की समूह ये कहती थी कि गोर्बाचेव बहुत धीरे चल रहे हैं अपनी नीतियों में, और दूसरा जो कम्युनिस्ट पार्टी के खुद सदस्य हैं, और उनका ये कहना था कि गोर्बाचेव बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत तेज़ गति से नीतियों को अपना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं और व्यवस्था को ढील दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे? दे फेल दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोर्बाचेव वॉज मूविंग टू क्विकली। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको खुद को ऐसा महसूस हो रहा था कि गोर्बाचेव बहुत ही तेज़ गति से नीतियों को लागू कर रहे हैं सुधारने के लिए, और उससे जो विशेष अधिकार होता था सदस्य का, वो अधिकार ख़त्म हो रही है और उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रही। सो इन दिस टग ऑफ वॉर गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। और इस प्रकार से गोर्बाचेव को किसी भी साइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कुछ लोग सोचते थे बहुत तेज़ गति से जा रहा है, और कुछ लोग सोचते थे बहुत स्लो गति से जा रहा है, तो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो इवन दोज हु वर विथ हिम बिकेम डिसइल्यूशन एज द फेल दैट ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज। और यहाँ तक कि जो उनके सपोर्ट में थे, उनके साथ थे, वो लोग भी काफ़ी निराश हो गए,
और उनको ये लग रहा था कि गोर्बाचेव अपनी जो नीतियां हैं उनका भी बचाव अच्छे से वो नहीं कर पा रहे। जो नीति उन्होंने अपनाई सुधार के लिए उसका भी बचाव नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको भी प्रॉपरली लागू नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हम कारण ये देखते हैं, पहली बात जो हमने अभी डिस्कस किया वो ये था कि वहाँ पर गोर्बाचेव ने जो ढील दिया उसकी वजह से लोगों को इतना ढील मिल गया कि व्यवस्था सोवियत संघ के द्वारा व्यवस्था के द्वारा खुद उनको नियंत्रण करना मुश्किल हुआ। फिर हमने देखा कुछ लोग ये सोचते थे वो नीतियों को बहुत स्लोली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गोर्बाचेव, और कुछ सोचते थे कि बहुत तेज़ गति से वो जा रहा है, हालांकि उनके विशेष अधिकार भी नष्ट हो रहे हैं। Now, all this might not have led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders. हालांकि ये भी कारण हैं, लेकिन शायद इन कारणों की वजह से भी सोवियत संघ का विभाजन नहीं होता। लेकिन और एक कारण इसके बीच में आ गया, शायद उसीलिए विभाजित हुआ। और वो कारण क्या है, जो जैसे बाकी जो ऑब्जर्व करने वाले हैं और अंदरूनी भाग में भी रहने वाले जो लोग हैं जो इसको निरीक्षण कर रहे थे, वो लोग बताते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बेल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुनिया, Ukraine, Georgia, and others proved to be the final and the most immediate cause for the disintegration of the USSR. तो अगला जो कारण हम इसमें पढ़ रहे हैं वो कारण ये है कि वहाँ के लोग विशेष करके किसकी ओर लालसा कर रहे थे, राष्ट्रवादी और संप्रभुता की ओर लालसा कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी क्या है, इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक पैटर्न की ओर आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर लोग गणतंत्र चाहते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं, किसी के दबाव में नहीं। और संप्रभुता मतलब जिसमें बाहर के देश उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो अपने आप ही सब कुछ रेगुलेट करेंगे अपने देश से, अपना लोकतंत्र जैसा होगा, अपना देश के अपने नागरिक और फिर वहाँ के उनके अधिकारी होंगे, कोई दूसरों के द्वारा दबाए नहीं जाएंगे। तो लोगों की राष्ट्रवादी और संप्रभुता का जो विचार है, और ये विचार विशेष करके यहाँ तक कि रशिया में भी और फिर बेल्टिक गणराज्य में भी, जहाँ पे बेल्टिक में एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया ये सारे स्टेट्स मौजूद हैं, और यूक्रेन और जॉर्जिया, और ये माना जाता है ये सबसे अंतिम और तत्कालीन कारण है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का और विभाजन का। तो और एक बार फिर से हम इसको देखें, सोवियत संघ का सबसे तत्कालीन और अंतिम कारण क्या है, राष्ट्रवादी और संप्रभुता जो लोग चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे उनका एक ऐसा देश हो उसमें कोई विभाजन ना हो। विभाजन मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे ये कुछ सेंट्रल एशिया के जो कुछ स्टेट जुड़े हुए थे, लोग पिछड़े हुए थे, यहाँ की कल्चर, धर्म ये सारे थोड़े अलग थे, और ये लोग विशेष करके इन लोगों को जोड़ना नहीं चाहते थे। कौन जोड़ना नहीं चाहते थे? रशिया और बेल्टिक रीजन के जो लोग थे। तो ऐसे जो भावों को हम नेशनलिज्म नहीं कहते। नेशनलिज्म में क्या भाव होता है? राष्ट्रवादी का भाव, सब एक ही देश के लोग हैं, एक ही देश के नागरिक हैं, सब बराबर एक जैसा। तो ऐसा भाव वहाँ पर उत्पन्न होने लगा और इनको अलग कर दिया गया, जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे। So one view is that nationalists urges that feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. तो एक विचार ऐसा भी है, और यहाँ पर ये जो राष्ट्रवादी के बारे में हमने पढ़ा, और ये जो विचार एक नया नहीं था, पूरी इतिहास में हम देखें तो सोवियत यूनियन में पहले से ही ये चल रहा था राष्ट्रवादी। और उसी सुधार के बदौलत जैसे हम देखते हैं अंदर ही अंदर एक अंदरूनी परेशानी या तो प्रॉब्लम सोवियत यूनियन में चल रही थी। सो दिस इज़ ए व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री। खैर जो भी हो, बट surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. तो हालांकि ये भी एक बात है, जैसे हमने राष्ट्रवादी के बारे में समझा, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे पार्टियों के बीच में, बाकी लोगों के बीच में, और ये एक अंदरूनी जो परेशानियाँ था, प्रॉब्लम्स था, और ये भी एक
वहाँ का कारण बन गया. So others think that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स की वजह से वहाँ पर राष्ट्रवादी लोग असंतुष्ट थे और रिफॉर्म्स की वजह से जो असंतुष्टि वहाँ पर राष्ट्रवादी लोगों में आई और वो इतनी ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ गई कि उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो गया. And ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness. However, as things turn out, nationalist dissatisfaction with the Soviet Union was strongest in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic areas, as well as Ukraine and Georgia. Ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic prices to keep the more backward areas within the Soviet system. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और एक बार इस पैरा को. तो विडंबना ये है विशेष करके कि शीत युद्ध के दौरान ऐसा सोच था कि राष्ट्रवाद विशेष करके सेंट्रल एशिया के जो गणराज्य हैं उनके बीच में उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ के धर्म अलग थे और इसके साथ साथ इनके कुछ जैसे लिहाजे कहते हैं हम, एथनिक जो बातें हैं उनकी जनरेशन से रिलेट करते हैं वो, और जो धार्मिक बातें बिल्कुल अलग थे. तो इसीलिए ऐसा लगता था कि बाकी लोग भी इनको साथ में उतना लेना नहीं चाहते थे. यहाँ से राष्ट्रवादी शुरू होगा ऐसा सोच था शीत युद्ध के दौरान, और यहाँ पर लोग पिछड़े हुए भी थे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ. लेकिन राष्ट्रवादी शुरुआत हुई कहाँ पे, जो प्रॉस्परस क्षेत्र थे. कौन सा क्षेत्र है वो, रशिया और बेल्टिक रीजन्स. हाउएवर एज थिंग्स टर्न आउट, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन विद द सोवियत यूनियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन मोर. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रहा, असंतुष्टि कहाँ पर रहा सोवियत संघ का, वो प्रॉस्परस पार्ट कौन सा था, रशिया और बेल्टिक एरिया, जहाँ पे यूक्रेन और जॉर्जिया भी. Now ordinary people here felt alienated from the Central Asians and from each other, and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. और यहाँ तक कि जो आम लोग हैं ये सोचने लगे, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी धार्मिक बातें और बाकी जो स्वभाव उन्हें बर्ताव जो चीज़ें अलग हैं, वो ऐसा लगता था वो बहुत पिछड़े हुए देश है, और सोवियत यूनियन में उनको रखने के द्वारा उनके ऊपर उनका काफ़ी आर्थिक दबाव हो रहा है. यहाँ तक मतलब हम क्या देखा इसमें, एक विभाजन को देख रहा है. जो डेवलप क्षेत्र है रशिया है, और जो बेल्टिक रीजन है वहाँ के लोग अपने आप को सेंट्रल एशिया के जो रीजन है वहाँ से अलग कर रहा है. तो ये अलग सोच जब आएगा तो वहाँ पर विभाजन होना निश्चित है. तो इस प्रकार हम अलग अलग कारणों को विशेष करके आज अध्ययन किया कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ. So only this much for today. Till then, all of you have a nice day.